हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्टे होम होंगे, एकदम सेफ होंगे घर में और स्टडी कर रहे होंगे। तो क्लास 10 का केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो लेक्चर 2 है। जिसने 1 नहीं देखा उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और उसके बाद आई बटन पे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने कहाँ पे छोड़ा था पिछली वीडियो में? हम छोड़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का बात करके छोड़ा था। तो क्लास 9 में आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्शन के टाइम में वो न गायब होता है न डिसअपियर होता है। बस एक्चुअली होता क्या वहाँ पे कि इन्वॉल्विंग ऑफ बॉन्ड बनता है, कुछ बॉन्ड टूटता है, कुछ बॉन्ड बनता है, प्रोड्यूसिंग ए न्यू सब्सटेंस होता है। कहने का मतलब ये हुआ Mg+O है तो यहाँ पे MgO, यहाँ पे कोई बॉन्ड बना तब ये एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ। यहाँ पे गायब नहीं होगा, जैसे O है तो गायब नहीं हो जाएगा, और कोई एलिमेंट है तो O है तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बस एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी बॉन्ड बनता है और उसके बाद तब एक नया सब्सटेंस तैयार होता है। तो ये सब बॉन्ड कैसे होता है ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लिख लेते हैं 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो कौन कौन होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप लोगों ने कुछ पढ़ के आया होगा, रीडिंग लगा के आया होगा। तो फुल मोटिवेशन डेडिकेशन के साथ शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाए और जो जो इम्पोर्टेंट आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। आई होप आज ये लेसन ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट 3rd वीडियो में लेते आएंगे, ख़त्म कर देंगे, पर लेकिन पूरा कोशिश रहेगा कि आज ख़त्म कर दे, फिनिश। ओके, तो लेट्स जस्ट मूव ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारा यस कर देते हैं और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप लोग का होता है 2 और more substance elements or compounds combine together to form a single product is called combination रिएक्शन। तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि 2 और मोर सब्सटेंस मिलके, यानी 2 और मोर रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाता है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग एक एग्जांपल को देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल। ओके, और थोड़ा बैकग्राउंड में अगर साउंड हो रहा है तो उसको इग्नोर करिएगा। एग्जांपल CaOS प्लस H2O, ये क्या बना आपका? CaOH2 एक्वा सॉल्यूशन। तो ये क्या था? क्विक लाइम, और यहाँ पे ये बना स्लैक्ट लाइम।
तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला ये रिएक्टेंट, दूसरा ये रिएक्टेंट मिलके एक कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना, तो ये हुआ आप लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक्वा सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन मीन्स होता है आप लोग का, एक्वा मीन्स होता है कि वो सॉल्वेंट यहाँ पे तैयार हुआ जो कि पानी में इजीली सॉल्युबल हो सके, उसी को कहा जाता है एक्वा सॉल्यूशन। ओके, तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन से जाने से पहले हम लोग और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लोग इस लेक्चर के बाद अपना एनसीईआरटी रीडिंग कर सकते हैं। एक है ये +O2 GCO2, ये गैस बना। इसमें भी क्या हुआ? फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकेंड रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पे क्या हुआ? दो रिएक्टेंट कंबाइन किया और एक प्रोडक्ट बनाया। तो ये भी क्या हुआ आप लोगों का? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब और एक देखते हैं एग्जांपल, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, 2H2 + O2 तो 2H2O, ये बना आप लोगों का लिक्विड। यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकेंड रिएक्टेंट और ये बना थर्ड, क्या बना? प्रोडक्ट बना। यहाँ पे भी क्या हुआ? फर्स्ट रिएक्टेंट सेकेंड रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, कंबाइन किया, उसके बाद एक प्रोडक्ट बनाया। तो इसको भी कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टर्म आगे अभी समझाने जा रहे हैं, तो उसको यहाँ से सुनना है। जिस भी रिएक्शन में हीट या वार्म रिलीज हो, यानी वो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा गर्म महसूस हो या तो हीट रिलीज करे, तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, इन विच रिएक्शन heat is released along with the formation of product are called exothermic केमिकल रिएक्शन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लेना, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है शॉर्ट आंसर में, तो इसको याद कर लेना। तो जिस किसी भी रिएक्शन में वार्मनेस फील हो या हीट रिलीज हो उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एक और टर्म आएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल भी दे दें। अच्छा, दे देते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल, एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 + 2O2 गैस, उसके बाद CO2 गैस प्लस, जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं 2H2O गैस। तो इसमें ऑब्वियसली बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ बर्निंग वर्ड आ रहा है, इसका मतलब वो जलेगा तो वो हीट तो देगा ही। तो हीट दिया तो वो क्या हो गया आप लोग का? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, हम लोग अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट, अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके,
तो वो जल्दी से लिख लेते हैं। decomposition reaction when one element or compounds decompose in two or more substance as a product is known as decomposition reaction। तो इसका मतलब समझा देते हैं। जब कोई वन एलिमेंट या कंपाउंड किसी भी तरह से वो रिएक्ट करता है और वो ब्रेक डाउन होके एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस तैयार करता है एज ए प्रोडक्ट। अब एज ए प्रोडक्ट करेगा तो प्रोडक्ट ही बनेगा, तो इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब वो ब्रेक डाउन ऑफ वन कंपाउंड into many more substance, okay, two or more substance। तो let's take one example। अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो एग्जांपल आप लोग का रहा ये 2FeSO4 S। यहाँ पे देखिए हीट लगा, किसी तरह से वो इसको रिएक्ट करवाना है तो हीट देना पड़ेगा। तो हीट देते ही वो क्या हो गया, Fe2O3 S प्लस SO2 गैस प्लस SO2 गैस। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा फेरिक ऑक्साइड और यहाँ पे FeROUS फिर सल्फेट। तो इसमें क्या हुआ, फिर इस सल्फेट को जब लोग हीट किए तो वो 2 और मोर में ब्रेक हो गया। तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब कोई एक चीज़, एक रिएक्टेंट को हीट के में डालने से जब वो रिएक्ट करके जब 2 और मोर सब्सटेंस और एलिमेंट्स में ब्रेक होता है तो उसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके। एक एग्जांपल और है CaCO3 S हीट CaO S प्लस CO2 गैस। तो इसमें क्या हुआ, लाइमस्टोन और क्विकलाइम इधर बन गया। तो इसमें भी देख सकते हैं क्या हुआ कि CaCO3 को जब हीट किए तो उससे 2 और मोर सब्सटेंस बना। तो क्या बना, वो क्विकलाइम बना। तो इसको भी कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हैं बुक में। तो मेरा बस मोटिव था कि बता देना डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो और आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा हीट यूज़ हो रहा है बार बार। तो इसका क्या फंडा है, तो हम लोग अभी भी डिस्कस करते हैं इसका क्या फंडा है, ओके। सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। तो इसका फंडा है आप लोगों का, इसका हीट का मतलब ये हुआ हीट इसमें यूज़ क्यों हो रहा है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इसलिए जो रिएक्शन में हीट एनर्जी एज ए लाइट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो उसको ब्रेक करने में उस रिएक्शन को बोला था एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ, उस रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हम लोग को हीट का आवश्यकता पड़ गया उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके।
तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ओके, whose reaction in which energy is absorbed are known as endothermic रिएक्शन। और पहले वाला रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक्सोथर्मिक हो रहा था, उसमें हीट रिलीज हो रहा था, पर इसमें हीट देना पड़ रहा है उसको ब्रेक डाउन करने में। वो ब्रेक डाउन होगा तभी वो वन और मोर सब्सटेंस में ब्रेक होगा एज ए प्रोडक्ट, तब वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप लोग को एक नया वर्ड मिला, ये भी याद करने लायक है। ये पूछ लिया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन लिखे। ओके, तो आप लोग पता है जिस रिएक्शन में लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी लगे उसको ब्रेक डाउन करने में, उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। अच्छा, पहले एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है वो भी एक टॉपिक अच्छा है, तो बात कर लेते हैं। when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रिएक्शन होने के बाद वो हीट से ब्रेक डाउन हो, तो उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। कहने का साफ साफ मतलब ये हुआ कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ओके, ये CaCO3 यहाँ पे हीट लगा और CaO प्लस CO2 गैस, और ये आपका सॉलिड। तो ये क्या हुआ, लाइम स्टोन को बेक करने के लिए हम लोग को हीट का जरूरत पड़ा, और हीट का जरूरत पड़ा तब एज ए प्रोडक्ट 2 और मोर सब्सटेंस मिला। तो ये हो गया आप लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो जिस किसी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगे और उससे जो फिर सब्सटेंस तैयार हो एज ए प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। अब आसान है, 2 और बचा। तो आप लोग का ये तीसरा आप लोग का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So in this reaction one element displaced or removed to another element this reaction is known as displacement reaction। तो आप लोग को डेफिनेशन अगर आप लोगों को नोट करना तो कर सकते हैं। तो इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट डिस्प्लेस्ड और रिमूव टू अनदर एलिमेंट, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, और डिस्प्लेस क्यों होता है वो भी समझेंगे। कहने का मतलब है क्या, उस रिएक्शन में जिस रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे वन एलिमेंट डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ,
उसको वन एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं बहुत अच्छा सा। तो ये रहा आपका एग्जांपल, जगह स्पेस कम होगा। ZnCuSO4 एक्वा सॉल्यूशन बता चुके हैं अभी। ZnSO4 एक्वा सॉल्यूशन प्लस CuS, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर सल्फेट और इधर जिंक सल्फेट बना। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये Zn जो है Cu को रिप्लेस करते हुए Cu को साइड कर दिया और यहाँ पे ZnSO4 के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu रिप्लेस हो गया Zn से। ओके, ये Cu चला गया, रिमूव हो गया और Zn उसके जगह आ गया। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसीलिए हुआ, स्पेस नहीं है, ऐसा इसीलिए हुआ Zn and lead Pb are more reactive element than copper. They displace copper from its compound। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, Zn जो है हाई रिएक्टिव था कॉपर से, इसीलिए क्या हुआ, कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उस कंपाउंड में Zn जुड़ गया। तो ये बन गया ZnSO4 और प्लस उधर Cu। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, उसको बाहर कर देता है। ओके, तो ये आप लोग ख़त्म हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे वन एलिमेंट रिप्लेस होता था, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसमें टू एलिमेंट रिप्लेस होगा। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स मूव ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह की नई वीडियो आते रहें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 4 की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा आप लोगों का कि इसमें आप लोगों का होगा इसमें क्या होगा आप लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों का होगा कि इसमें दो एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। ओके, अगले एलिमेंट से जुड़ जाएगा, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जांपल लेके समझ जाते हैं हम लोग अच्छी तरह से। ओके, यहाँ पे Na2SO4 एक्वा सॉल्यूशन जगह भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे Cl एक्वा सॉल्यूशन फिर BaSO4 सॉलिड प्लस 2NaCl एक्वा सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे क्या है, ये रहा आपका सोडियम सल्फेट, ये रहा आपका बेरियम क्लोराइड और ये रहा आपका बेरियम सल्फेट और ये रहा आपका सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्या हुआ, NaSO4 में है और यहाँ पे देखिए आपका Na रिप्लेस हो गया बेरियम से और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग का हो गया Ba रिप्लेस हो गया Na से। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का खेल हो गया। अब एक तो ये पहले से इससे रिप्लेस हुआ, फिर ये क्या हुआ अगले में, ये रिप्लेस हो गया इससे।
तो यहाँ पे दो दो एलिमेंट आप लोग का रिप्लेस हुआ और अगले कंपाउंड में जाके जुड़ गया। ओके, तो ये हो गया आप लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी की तरह है जैसे हम लोग पढ़े वो वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस इसमें डबल एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, उसमें वन एलिमेंट डिस्प्लेस होता था। तो लेट्स मूव ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से सुनने का है। अच्छा, पहले आप लोग को एक बच्चा वाला टॉपिक डिस्कस कर देते हैं, ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। insoluble substance formed is known as a precipitate. Okay, which reaction produce a precipitate can be called a precipitation reaction। जो रिएक्शन में आप लोगों का प्रिसिपिएट रिलीज होता है उस रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिएशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो आप लोग इसको बस माइंड में रखिएगा और कुछ नहीं है, इसको याद नहीं करना है, बस बता दिए। कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, बस इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, माइंड में रख लेना है। इसका ये हो गया सिर्फ ओवरव्यू आप लोग को जानने का टॉपिक था। अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ देखिएगा। तो टॉपिक डाल देते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एग्जांपल को भी ले लेते हैं पहले ही। 2Cu + O2 = 2CuO। ओके, तो इसमें क्या हुआ आप लोग को देखना होगा, तो देखेंगे हम लोग सब मिलके साथ साथ। एक और एग्जांपल लेते हैं, Cu + H2। अच्छा, इसको हटा देते, इससे अच्छा समझ में नहीं आएगा, क्लियर होगा, इससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। H2, उसके बाद Cu + H2O। ओके, तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें आप लोग को हुआ क्या, यहाँ पे CuO था। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे Cu अकेला बचा और यहाँ पे O हट गया, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका CuO का क्या हो गया, CuO का हो गया यहाँ पे आप लोगों का रिडक्शन क्यों हुआ भाई, क्योंकि ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। और इसमें क्या हुआ, H2O में, इसमें हो गया आप लोगों का ऑक्सीडेशन। O2 क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। इसमें एक ऑक्सीडेशन इसलिए हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, H2 आप लोग का ऑक्सीडेशन हो गया। Cu हो गया आपका रिडक्शन और H2 हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले विच सब्सटेंस कैन ओ, अच्छा दिखा देते हैं फटाफट। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन गायब हो जाता है। इतना सा माइंड में रखना है, तो लिखते हैं जल्दी जल्दी। विच सब्सटेंस gain O during reaction, it is said to be oxidized। ओके, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के दरमियान, तो उसको कहा जाता है आप लोगों को ऑक्सीडाइज्ड हो गया, उसको ऑक्सीडेशन। ओके,
और अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विच सब्सटेंस losses O during reaction it is said to be reduced. तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो सब्सटेंस में ऑक्सीजन गायब हो जाता है उसको कहा जाता है रिड्यूस, और रिडक्शन हो गया उसका। इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, इसमें रिडक्शन हो गया। ओके, आप लोग को एक नया टर्म यहाँ पे आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। आप लोग एक दो एग्जांपल देख सकते हैं करके, अपने से एग्जांपल और हम करा देंगे। अभी एक लाइन पहले लिख लेते हैं। वन रिएक्टेंट gets oxidized while the other gets reduced during reaction. Such reaction are called oxidation reduction reaction. Oxidation reduction reaction, और इसको एक और नाम कहा जाता है, ये रहा आप लोग का रिडॉक्स रिएक्शन। इसी को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हायर क्लास में, जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो स्पेशल चैप्टर है इसका रिडॉक्स रिएक्शन, जो पूरा यही बताया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है, ये कैसे था, वो सब बात की बात है, वो जब हायर क्लास में जाएगा तब आप लोग पढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अनदर गेट रिड्यूस। इस रिएक्शन में एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट्स रिएक्टेंट में ऑक्सीडाइज होता है और कोई रिड्यूस होता है, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारी कोई मोटिवेशन मिले और हम नई वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। ओके, तो वो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, या आप लोग खुद बताइएगा। खुद कैसे बताइएगा, लाइव तो है नहीं, तो हम ही बता देते हैं। ZnO प्लस CO। अब देखिए आप क्या हुआ फटाफट, यहाँ पे क्या हुआ, Zn से O गायब हो गया, तो इसमें क्या हो गया आप लोग का, ये हो गया आप लोग का, और ये देखिए ये क्या हुआ, इसमें आप लोगों का हो गया ZnO क्या हो गया, रिड्यूस, और आप लोग का C क्या हो गया, इसमें O जुट गया तो ऑक्सीडाइज। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि ये रिडक्शन हो गया और ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन ले लिया और ये रिडक्शन हो गया, तो इसी को कहते हैं आप लोग का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन लास्ट टू इंटरेस्टिंग टॉपिक कोरिजन और NCDT। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है। बहुत लंबा वीडियो चला गया, हम सोच लिए थे आज कि इस चैप्टर को आज फिनिश ही कर देना है, तो डालते हैं हेडिंग फटाफट। कोरिजन के COROSION कोरिजन, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आप लोग का
when a metal is attacked by substance substances around it such as moisture, acid, etc. It is said to corrode, and this process and this process Piero, and this process is called corrosion। तो यहाँ पे देखिए क्या करना चाह रहा है, जब कोई मेटल जो है बाहर वो एसिड या मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कोरोड हो जाता है, मतलब ख़राब होने लगता है। ओके, तो इसी को कहा जाता है आप लोगों को, इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोरिजन। जब कोई मेटल हवा के संपर्क में, मॉइस्चर के संपर्क में, एसिड के संपर्क में आने से जो उसके ऊपर आप लोग देखते होंगे परत जम जाता है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कॉल्ड अ कोरिजन। ओके, अब कोरिजन कैसे दिखता है, तो एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि द ब्लैक कोटिंग आप लोग एज यानी सिल्वर पे आप लोग एक ब्लैक कोटिंग कभी कभी देखते होंगे, और या तो एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर are the example of corrosion आप लोग देखते होंगे कि सिल्वर पे एक ब्लैक कोटिंग आ गया और कॉपर पे एक ग्रीन कोटिंग आ जाता है, कभी न कभी देखे होंगे, तो उसी को कहा जाता है, वो क्या हो गया, कोरिजन हो गया। उधर कॉपर का कोरिजन हो गया और इधर सिल्वर का कोरिजन हो गया। तो इसको बचाने के लिए भी बहुत सारा टिप्स होता है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इससे होता क्या क्या खराबी है। ओके, इससे बहुत बड़ा डैमेज, डिसएडवांटेज क्या क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फटाफट। ओके, जल्दी से कर लेते हैं। ड्यू टू इट damages to कार बॉडीज ख़राब हो जाता है, देखते होंगे कार बॉडी सब में जंग लग जाता है, कोई ब्रिज सब ख़राब हो जाता है। आयरन का ख़राब हो जाता है, आयरन रेलिंग यहाँ पे आयरन को क्यों डैश किया आप लोग को बता देते हैं अभी। फिर सेल्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल especially those iron, to all metals, all the object made of metals, especially iron। ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है यहाँ पे आयरन, इसकी वजह से हर साल कितना करोड़ों इन्वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, इस कारण कितना ब्रिज ख़राब हो जाता है, कितना कार बॉडीज उड़ जाता है। तो ये सब किसके वजह से होता है, कोरिजन की वजह से। तो सबसे ज़्यादा कोरिजन किससे पाया जाता है, ये आयरन में, इसलिए हम लोग आयरन को अंडरलाइन किए। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए हम कोरिजन। अब कोरिजन से बचने के लिए आप लोग को देखे होंगे कि लोहा का गेट रहता है, उसको हम लोग कलर कर देते हैं, तो कहता है कि उस पर जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि अब कलर कर दिया तो उस पर मॉइस्चर तो अंदर जाएगा नहीं, तो इसलिए वो बच गया। कोरिजन से फिर भी आफ्टर ईयर्स कुछ हो ही जाता है ख़राब।
तो इसको बचाने के लिए आगे बहुत सारा मेथड्स है, वो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। लेट्स मूव ऑन RAN-CDT। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आप लोग इसको आसपास देखते होंगे, इसको भी आसपास देखते होंगे, देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा चला गया आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं RAN-CDT। ओके, क्या पढ़ेंगे? RAN-CDT। इसमें क्या होता है? When fats and oils are oxidized, they become rancid, and their smell and taste change। इसमें क्या होता है? फैट्स ऑयल्स यानी कुछ वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन के बाहरी हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, वो स्मेल उसका ख़राब होता है, किसी का टेस्ट ख़राब होता है। आप लोग देखे होंगे अचार कहता है कि खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें मॉइस्चर लगता है, तो उसमें आप लोग देखते होंगे वाइट लग जाता है, उसको अपने वर्ड में भोपड़ी कहा जाता है। तो अभी क्या हो गया? ख़राब हो गया, स्मेल ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो RAN-CDT ये होता है कि ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। ओके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ओके, तो इसको बचाया कैसे जाता है RAN-CDT? इससे बचाया कैसे जाता है, तो हम लोग उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। एक लाइन बहुत सिंपल है। usually substance which prevent oxidation से बचाने के लिए जो उसका उपाय करते हैं, तो उसको कहा जाता है, जो भी चीज़ उसमें हम लोग डालते हैं ऑक्सीजन से बचाने के लिए, उसको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट। ओके, are added to foods containing fats and oil। एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं इसमें, जो जिस फूड में फैट्स और ऑयल ही रहता है, यही दो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के संपर्क में आके, ऑक्सीजन के संपर्क में आके, जिससे कि उसका टेस्ट कलर और उसका स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए उसको बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि वो बचा रहे लॉन्ग टाइम तक। ओके, तो क्या करते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या किया जा सकता है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे? घरेलू उपाय, कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन तो होगा ही पर, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में होगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक हम लोग उसको बचा सकते हैं, जिस फूड में फैट्स और ऑयल पाया जाता है। लाइक अचार का एग्जांपल दिए, उसको इंग्लिश में पिकल्स बोला जाता है। उसको हम लोग एयर टाइट करके रखते हैं, उसको अगर ढक्कन खोल के छोड़ दिया तो वाइट उसमें हो जाता है, तो वो भी कहा जाता है उसको, जिससे कि उसका कलर भी ख़राब हो गया, स्मेल भी ख़राब हो गया, टेस्ट भी सब ख़राब हो गया, अब वो बर्बाद हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फूड को टाइटली एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, जिससे कि वो स्लो डाउन ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन तो होगा ही पर, लेकिन स्लो होगा, लॉन्ग टर्म तक चल सकेगा। ओके, और आप लोग एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है, जो कि हम लोग खा तो लेते हैं पर लेकिन पता नहीं चलता। ओके,
इन चिप्स। अब चिप्स का नाम सुनते ही आप लोग को याद आ गया हाय चिप्स नहीं खाने खाने से ना। चिप्स, बिंगो और कुरकुरे जो होता है आप लोग जानते होंगे मेरे से ज़्यादा। यूजली फ्लश बैग्स of chips with gas such as and nitrogen to prevent the chips from getting oxidized। तो ये देखिए क्या होता है इसमें। चिप्स बिंगो सब जो देखते हैं आप लोग का पैकेट एकदम फूला हुआ रहता है और अंदर में थोड़ा सा रहता है। थोड़ा सा रहने का कारण बहुत सिंपल है कि उसमें आप लोग को नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। अब वो एयर टाइट कंटेनर में तो आप लोग को देगा नहीं, उससे एयर टाइट कंटेनर में देगा तो कॉस्ट हाई पड़ जाएगा। ओके, और लॉन्ग टर्म के लिए है भी नहीं। और ये सब क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें नाइट्रोजन भर जाता है। उससे दो फ़ायदा होता है, पहले तो ऑक्सीडाइज नहीं होता है आपका चिप्स, और दूसरा फ़ायदा यह होता है कि जब वो ट्रांसपोर्ट होता है तो दबाता है वो सब चिप्स सब का जो पैकेट रहता है, जिससे कि वो चिप्स सब टूटे नहीं। उसका डबल फ़ायदा हो गया, तो चिप्स सब टूटता भी नहीं है और क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है, जिससे कि चिप्स लॉन्ग टर्म बचा रहता है। फिर आप लोग को दुकान में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर आप लोग को बेच दिया जाता है और आप लोग खरीद के खा लेते हो। इसलिए उसके अंदर चिप्स कम रहता है और नाइट्रोजन ज़्यादा रहता है। उसमें नाइट्रोजन क्या हुआ वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है। ये वाला लाइन आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर में। तो थैंक यू आप लोग को, पूरा पेशेंस के साथ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग का ये हुआ फिनिश, चैप्टर हो गया आप लोग का फिनिश। ओके, फिनिश। आई होप आप लोग को सारा क्लियर हो गया होगा। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कुछ भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे जल्द ही। तो आप लोग इसको पहले शेयर करिए और इसके पिछले वाले लेक्चर को देखिए। उसके बाद अब क्या करना है आप लोग को एनसीईआरटी रीडिंग करना है शुरू से अंत तक, सिर्फ ओनली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का चैप्टर नंबर 1। ओके, पूरा रीड कर सकते हैं, आप समझ में आ जाएगा और हो सके तो क्वेश्चन भी सॉल्व करना चालू कर दे इस चैप्टर का। ओके, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे एक बार एक वीडियो लाएंगे क्वेश्चन वाला अगर टाइम मिला तो। पर लेकिन आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और एनसीईआरटी को उस चैप्टर को पूरा रीडिंग कर लीजिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना, बाय।